अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए, या फिर उस प्रॉफिट को कंपनी में रिटेन कर फर्म की वैल्यू बढ़ानी चाहिए? यही सवाल हमें डिविडेंड थ्योरी तक ले जाती है। अब सवाल यह है कि डिविडेंड थ्योरी में भी वाल्टर हैं, गॉर्डन है और मोदी गिलानी मिलर है। तो मोदी गिलानी मिलर का सुझाव अलग है, वाल्टर और गॉर्डन साहब का सुझाव अलग है। तो हम देखते हैं आज कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे हेल्प करती है हमें, कि हमें जो प्रॉफिट कंपनी को मिली है उसे डिविडेंड के रूप में देना है या फिर रिटर्न अर्निंग के रूप में रखना है। तो चलें देखें, लेट्स स्टार्ट। तो डिविडेंड थ्योरी जो है वो हमें बताता है कि जो प्रॉफिट हुई है कंपनी को उसे हमें रिटर्न करना है या डिविडेंड के रूप में देना है अपने शेयर होल्डर को। डिविडेंड थ्योरी मेनली टू टाइप के हैं, एक रिलेवेंट थ्योरी, एक इरिलेवेंट थ्योरी। और रिलेवेंट थ्योरी जो है उसमें वाल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है और ग्राहम गॉर्डन मॉडल है। ये मॉडर्न थ्योरी कहलाता है। इसको एक में आप मॉडर्न थ्योरी भी बोल सकते हैं। और ये दो नहीं तीन है, ये एक ग्राहम गॉड मॉडल भी है। ये रिलेवेंट थ्योरी दिए। दूसरा जो हमारे मोदी मिलानी साहब हैं, उनका अप्रोच आया कि डिविडेंड को रखना जब तक कि कंपनी में कोई इरेशनल ट्रेडिंग ना हो, टैक्सेस ना लगे, तो डिविडेंड रखना ठीक नहीं है। और वो हमारा इरिलेवेंट थ्योरी में आया। आगे हम लोग देखते हैं कि चलिए डेफिनेशन है, तो अब हमने डेफिनेशन तो आपको हिंदी में समझा ही दिया। आप अगर लिखना चाहे अपने नोटबुक में तो इसे नोट कर सकते हैं कि डिविडेंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक ये वैल्यू है जो कि पेड किया जाता है शेयर होल्डर को, जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट की है और उससे जो प्रॉफिट हुआ है उस को जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसमें से कुछ पार्ट, उसे डिविडेंड बोलते हैं। अब दूसरी पार्ट आता है कि भैया डिविडेंड दे दिए तो कुछ पार्ट कंपनी रखी है, और जो कुछ पार्ट कंपनी रख ली है उस अमाउंट में से डिविडेंड देने के बाद वही अमाउंट हमारा रिटेन अर्निंग कहलाता है। अब है कि इसका रेशियो कैसे निकाला जाए, कि डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीआर। तो डीपीआर जो होता है उसे निकालने के लिए हमें डिविडेंड पर शेयर को अगर अर्निंग पर शेयर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा डीपीआर निकल जाता है। अब मेन कोर आइडिया है मोदी गिलानी साहब का एमएम अप्रोच का, जो कि एमएम अप्रोच हुआ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये डिविडेंड के इरिलेटिव थ्योरी में इन्होंने आइडिया दिया कि कैपिटल मार्केट में जो डिविडेंड पॉलिसी है वो फार्म के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो इन्होंने जो एजम्पशन रखा, और मेनली तीन चीजों पे इन्होंने एजम्पशन रखा कि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा था कि इन्वेस्टर रैशनल होना चाहिए, और तीसरा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो फिर डिविडेंड रोकने का और देने से कोई मतलब नहीं है, कोई फॉर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम लोग जो कि मॉडर्न अप्रोच है, और उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाल्टर मॉडल। तो इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो सबसे पहले जो है कि वाल्टर मॉडल जो है वो वाल्टर साहब प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर इन्होंने दिया। तो जेम्स ई वाल्टर डिविडेंड पॉलिसी दिए। इन्होंने बताया कि डिविडेंड पॉलिसी जो है वो रिलेवेंट है, इससे फॉर्म के वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है कि रिटर्न और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर वो अप डाउन होती है तो उससे भी फॉर्म पे इफेक्ट पड़ता है। आप डिविडेंड पर शेयर क्या दे रहे हैं उससे भी फॉर्म के वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो
इन्होंने कहा कि अगर जो भी पैसा आप रिटर्न करके कंपनी में रखते हैं डिविडेंड देने के बाद, उस पैसे की रुपए की वैल्यू है और ये वैल्यू फॉर्म के वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो वाल्टर साहब ने एक फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था एमपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, इक्वल टू डी, ये है डिविडेंड पर शेयर, के ई ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड प्लस आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ई जो है अर्निंग पर शेयर है, डी हमारा डिविडेंड पर शेयर है और के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसके आधार पे वाल्टर साहब बोलते हैं कि जब रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा हो तो आप समझो कि हमारा फॉर्म ग्रो कर रहा है, और जब फॉर्म ग्रो कर रहा है तो आप डिविडेंड को रोक लो, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ज्यादा है और हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम आया है। तो इसमें रिटर्न अर्निंग जो है रखो, इट रिटर्न अर्निंग, और डिविडेंड कम पे करना है, ज्यादा नहीं, री इन्वेस्टमेंट कर देनी है। दूसरा है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल आ जाए तो फिर नॉर्मल फॉर्म है, आप डिविडेंड दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसा है हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमारा फॉर्म की वैल्यू बढ़े तो फिर आप उसको, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ सकता है। तीसरा जो है कि जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो इसमें भैया डिविडेंड दे दो जितना ज्यादा दे सकते हो, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट कम है और आपने कमाया ज्यादा है, तो फॉर्म के पास पैसा ज्यादा रहेगा, अब उन्हें दे दो, मैक्सिमम पे आउट कर दो। तो अब जब हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि फर्म हैज अ डीपीआर एट 50% ऑफ अर्निंग ऑफ आरएस 120%, तो ईपीएस हमारा 140 रुपए है और आईआरआर 10% दिखाया गया है एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 5% है। तो एमपीएस पूछा गया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पूछा गया है। अब अगर ये वाल्टर साहब पूछ रहे हैं तो इनका फॉर्मूला तो हमें याद ही है कि डी डिविडेंड बाय के ई प्लस आर इंटू ई माइनस डी बाय के ई एंड फिर होल का के ई। अब जो है मैं साइड से यहां पे लिख रहा हूं कि हमारा डीपीआर कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, ईपीएस, तो ईपीएस दिया गया है 140 रुपीज। अब जब डीपीआर दिया गया है, ईपीएस दिया गया है, तो डीपीएस निकलेगा हमारा डिविडेंड पर शेयर, और डिविडेंड पर शेयर का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखो, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि डीपीआर इंटू ईपीएस। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ईपीएस भी नहीं दिया गया है, डीपीएस है, डीपीआर है, तो आप ईपीएस निकाल सकते हो। कोई भी एक चीज नहीं दिया गया है, डीपीआर नहीं दिया गया है, तो डीपीआर की वैसे अल्टर में जरूरी नहीं है, लेकिन डीपीएस और ईपीएस की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि 50% ऑफ 140 इक्वल टू 70 रुपीज, तो यहां पे हमारा डिविडेंड पर शेयर 70 आया। तो हम लोग इसे बनाने का कोशिश करते हैं। चलो, तो अब डी हमारा निकल के आ गया है 70
और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा क्या है, तो भैया इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है 5% है, तो 5, तो 0.05 ये आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिटर्न IRR दिया गया है 10%, 0.10। अब EPS तो 140 है, EPS हमारा 140, डी हमारा 70 आया है, एंड देन कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन 5% है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय होल का 0.05। अब कैलकुलेट करते हैं, चलो इसे अगर भगाते हैं तो यहाँ 00 आएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 1, 20 है तो 5 4 जा 20, 00 1400 प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं तो देखो 0.10 इंटू इसमें से 70 बचेगा, और इस 70 को 0.05 से डिवाइड करेंगे, होल को डिवाइड करेंगे 0.05 से, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां 1400 है, आप लोग भी कैलकुलेशन करो अपने हैंड से, मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग भी नोटबुक मैं जैसे कर रहा हूं आप करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आराम से तुरंत तुरंत करोगे। चलो यहाँ पे 00 है, ये इससे ये कट गया, तो 700 बाई 5 एंड डिवाइडेड बाय 0.05। तो एक स्लाइड ले लें हम लोग यहाँ से, तो 0.05 था हमारा, 1400 था, 1400 प्लस यहाँ पे हम लोग थे 700, पहले इसको काट देते हैं, इसको 5:5, सॉरी 5 4 0 140, ठीक है। अब 140 बाई 0.05, 140 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1400 प्लस ये चला जाएगा यहाँ 52800, और अब प्लस कर देना है 00 8412 21314, 4200 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हुआ। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि फॉर्म हैज अ डीपीआर, कैलकुलेट करना था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जब हमारा ईपीएस 140 हो और डीपीआर 50% दिया गया हो, और रेट ऑफ रिटर्न जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो हमारा शेयर का प्राइस रहा 4200। अब दूसरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि 12% दिया गया है IRR, नहीं IRR हमारा 15% है, चलो हम लिखते हैं IRR 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है KE जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 12%, और अर्निंग है, चलो अब यहां पे हमें ईपीएस तो दिया ही नहीं गया है, अब ईपीएस कैसे निकालोगे, इन्होंने तो अर्निंग दिखा दिया 12 लाख है, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं तो 50,000। अब आप लोग बताओ मुझे कि यहां पे अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, बताओ। चलो आप लोग वहां कमेंट करते रहना, मैं यहां बता दे रहा हूं कि ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए जो हमारा अर्निंग है, तो अर्निंग 12 लाख है, और हमारा शेयर नंबर ऑफ शेयर से जब अर्निंग को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा
ईपीएस निकल कर आता है जो कि होगा 24 रुपीज। ओके, ईपीएस आ गया, केई है, आईआरआर है। अब डिविडेंड कितना है, तो हमारा यहाँ पे डीपीआर दिया गया है। अब डीपीआर है हमारा 40% डीपीआर, जबकि मुझे चाहिए डिविडेंड पर शेयर डीपीएस, तभी हम उस फॉर्मूले को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो डीपीआर हमारा यहाँ 40% दिया गया है, 40% है। तो ये 40% किसका होता है, अर्निंग ईपीएस का। ईपीएस हमारा 24 है। अब जाने कि 24 कहां से आया, 24 यहां से आया ईपीएस। और डीपीआर का मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया है आप लोगों को कि डीपीआर का फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू बताओ या डीपीआर। चलो, तो डीपीआर 40% है। अब हमें निकालना है डीपीएस। तो डीपीएस इक्वल टू होता है ईपीएस इंटू डीपीआर। और ईपीएस हमारा हो गया 24 और 24 का 40% दैट मीन्स 100, ये निकालो। तो 6 4 2 8 9 9.6 9.6 जो है ये हमारा डीपीआर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भैया हमारा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि सारे कंपोनेंट मेरे पास आ गए। तो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के लिए वाल्टर भैया का D/KE प्लस रिटेंशन रेशियो REPS माइनस डिविडेंड बाय KE एंड होल का KE। अब इस पे हम लोग बिठाएंगे वैल्यू। तो वैल्यू बिठाने के लिए एमपीएस के लिए D, तो हमारा डीपीएस आ गया है 9.6। अब 9.6 को डिवाइड करेंगे KE से, KE 12 है, इसकी 0.12 प्लस आईआरआर दिया गया है। तो आईआरआर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, आईआरआर 15% है, इसकी 0.15 इंटू ईपीएस। तो ईपीएस भैया 24 आया है, ये हमारा क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, तो 24 आया है, 24 एंड माइनस डिविडेंड 9.6 बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12। अब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसे ले सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा। यहाँ था, हम लोग एक स्लाइड जोड़ते हैं और देखते हैं पहले कहाँ था। तो 9.6 बाई 0.12 इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 9.6 बाय 0.12 प्लस रेट हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15 था, इनटू ईपीएस हमारा 24 था, और डी हमारा 9.6 था, एंड के 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12 था। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होता है, फाइनेंस का जो भी है, तो आराम से बनाना है, माइंड को कूल करके। ये नहीं कि आप देखें और बनाए फिर तो यूजीसी आपके साथ खेल जाएगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन में डालेगा कि पॉइंट में डिफरेंट रहेगा। अब चलो यहाँ पे करते हैं, एक यहाँ चल जाएगा तो 0 आएगा, 960 डिवाइडेड बाय 12। अब 960 डिवाइडेड बाय 12 को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो ये 80 आ गया प्लस 0.15, और यहाँ 24 में से 9.6 से आएगा तो कितना आएगा 13.4 13.4।
ठीक है 13.4 एंड डिवाइडेड बाय 0.12 एंड होल का डिवाइडेड 0.12। अगर इसी को फिर हम लोग यहाँ लेते हैं 80 प्लस, अब इसको गुना करना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए रखता हूँ 0.15 एंड 13.4, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.426 आया एंड 0.35 0 5 एंड 1, तो इसका क्या आएगा 0 ये 1910 2.01 यहाँ पे आ गया 2.01 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 0.12। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी और टाइम टेकिंग भी है। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं कि 80 प्लस ये कैंसिल, ये 1 है, 6.7 16.7, अब इसको भी 0.12 से डिवाइड करेंगे, एंड जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। बहुत लेंदी हो रहा है, आप लोग कैलकुलेटर निकाल के भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्या कैलकुलेटर यूज कर लूँ, आप लोगों की सहमति हो तो मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। कैलकुलेटर, और ये आया आपको 2.01 डिवाइडेड बाय 0.12 16.75 आएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय 0.12 139 आएगा। तो 139 को अगर एंड प्लस 80 करते हैं तो 219 जो है MPS आया। तो हमारा जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो 219 हुआ। अब उसी को अगर 20% पे देखते हैं, यहाँ पे ये है कि हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को अगर बढ़ा के देखते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देख रहे हैं। अब इसी को 20% पर देख रहे हैं तो हमारा EPS था 24 और KE था 12, ठीक है, और KE था 12। चलो सॉरी हाँ, EPS जो है हमारा वो 24 है, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हम लोग 20% लेके देखेंगे। KE जो है वो 12 है, और D जो है 40% ही है। तो हमारा जो पहले DPR निकला है और डिविडेंड पर शेयर वो हमारा निकला है 9.6, तो हम लोग 9.6 को लेके ही चलेंगे, 9.6 को। तो अब देखते हैं कि वाल्टर भैया के फॉर्मूले से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या आता है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अब डिविडेंड जो है वो 9.6 है, KE 0.12 है, एंड प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.20, वहां 15 था परसेंट, यहाँ 20% है, इनटू 24 माइनस 9.6
बाय 0.12 होल डिवाइडेड बाय 0.12। अब चलते हैं, यहाँ पे 80 आया था, फर्स्ट वाले में हमने कैलकुलेट किए हुआ है, तो जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत अभी नहीं करेंगे। और अब देखते हैं कि 24 माइनस 9.6 जो हमारा, ओके सॉरी पिछला में गलती हुआ है, 14.4 आएगा। तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा कि ये 24 माइनस 9.6 जो था 14.4 आएगा। ये मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ 14.4, और इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। तो 14.4 को कैलकुलेट करेंगे 0.15 से 2.16 आएगा, एंड उसको डिवाइड करेंगे 0.12 तो 18 आएगा। तो ये जो है हमारा 18 है, और 18 को जो डिवाइड करेंगे हम लोग 0.12 से तो 150, तो ये भी बदल जाएगा, यहाँ पे 150 आएगा, और 150 आया तो 230 हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर रहा, जबकि IRR हमारा 15% था। अब जब IRR हमारा 20% है तो देखते हैं कि हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है। तो 14.4 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 0.12 एंड डिवाइडेड बाय 0.12, 200। अब देखिए इसका जो MPS हो गया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हो गया, वो 280। तो ये आया कि जब हम IRR इंक्रीज करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हमारा इंक्रीज कर जाता है, और जब हम IRR को डिक्रीज करते हैं, मतलब जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो शेयर की वैल्यू भी कम होती है। अब है कि यहाँ पे दिखाए हैं जो हमने कैलकुलेशन किया, उसी को यहाँ पे एक चार्ट में हमने दिखाया है कि हमारा अर्निंग था 12 लाख रुपीज, EPS हमारा कैलकुलेट करके आया 24, DPR 40% था, और DPS 9.6 आया था। तो जब हमारा IRR 12%, एक पिछला हमने देखा था कि 12% था, चलो उसे हटाते हैं, 20% पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 280 आया। इसमें क्या था कि जब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और जब हम IRR को नीचे किए 15% पे लाए, तो उसका जो वैल्यू था वो 230 था, ठीक है। और तो इसमें यह हुआ कि MRR जो है वो नीचे हो गया, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी नीचे हो गया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें कि आपको IRR को सेम रखना है और DPR को चेंज करना है, मतलब कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा चेंज होगा तो कितना होता है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो तो आप लोग समझ रहे हैं कि डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है वो बचता है, तो हमारा रिटेन अर्निंग होता है। तो रिटेन अर्निंग को जब हम डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो DPR आता है, मतलब अर्निंग पर शेयर के साथ वही हुआ, तो DPR आ जाता है। अब इसके आगे हम लोग गॉर्डन मॉडल को समझेंगे, वो आपका ये जो है ये आप होमवर्क समझो, मेरे तरफ से ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोगों से नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। अभी मैं आपको
गॉर्डन मॉडल समझाता हूँ, क्योंकि फ्री क्लासेस में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसके लिए अच्छे खासे टाइम चाहिए, और एक वीडियो में खास करके तो ये पूरा थ्योरी कंप्लीट होना बड़ी मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेम वीडियो में, एक ही वीडियो में आप लोगों को डिविडेंड थ्योरी का जो भी ट्रेडिशनल मॉडल है और मॉडर्न अप्रोच है और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों को समझा पाऊँ। तो अब चलते हैं कि गॉर्डन मॉडल, ये भी हमारे मॉडर्न अप्रोच के हैं और रिलेवेंट थ्योरी के हैं। तो गॉर्डन भैया क्या बोलते हैं कि गॉर्डन भैया बोलते हैं कि बर्ड इन हैंड मीन्स कि जो हाथ में आ जाए। इनका मेन कहना है कि आज का जो रुपए है, अर्निंग है, वो आज ही दे दो, कल पे मत छोड़ो, कल का कोई ठीक नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो आप जो हमारा रिटर्न करके रखोगे और फ्यूचर में फिर घाटा हो गया कंपनी को तो फिर हमें घाटा हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मेनली कहना इनका यही है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इन्होंने भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाला, जो कि करंट मार्केट प्राइस शेयर होगा, जो आज की रेट क्या है उस शेयर की, वो ये बताते हैं। तो इन्होंने बताया कि डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ रेट, ये तीन चीज अगर है तो आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल सकते हो। तो चलो इनका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन मैं करूंगा और बाकी का आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि आप कैलकुलेट करके देखो। तो डिविडेंड जब हमारा 70 पेज है, और इसमें भी हम लोग दो टाइप के देखेंगे कि जब हम डिविडेंड पे करते हैं, कम पे करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब हम ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि डिविडेंड थ्योरी से तो हमें यही समझना है कि हम जो डिविडेंड दे रहे हैं उससे हमारे फॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो डिविडेंड इसका 70 है। चलो आप पहले को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो डिविडेंड बाय के माइनस जी। चलो डिविडेंड जो है वो 70 है, 70 बाय के ग्रोथ रेट 7%, जी हो गया 7%, IRR हमारा 10% है। तो 0.10 माइनस 0.07, ये आ जाएगा हमारा 70 डिवाइडेड बाय 0.03। अब इसको कैलकुलेट करो, बड़ी आसान सा फॉर्मूला है और अब आसानी से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। तो 2333.333 जितना तक जाए, ये रहा। अब दूसरा देखते हैं कि जब डिविडेंड हमारा 50 रुपए दे रहा है इस कंपनी, तो एमपीएस कितना निकलेगा, एमपीएस हो जाएगा, डिविडेंड 50 है एंड केई जो है 0.10 है माइनस 0.07, तो ये आ जाएगा 50 बाय 0.03। कैलकुलेट करेंगे 3 देखो कितना का अंतर आया। आप जब पहले डिविडेंड दे रहे थे 70 रुपीज, तो आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 2333 रुपये था, और जब आपने डिविडेंड पे किया 50 रुपये, आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 1666 रुपये आ गया। तो यहाँ पे ये है कि जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कांस्टेंट रहे लेकिन डिविडेंड पर शेयर चेंज हो जाए तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चेंज होगा। अब देखिए गॉर्डन फॉर्मूला से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए। ये आपका होमवर्क है कि ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है कि 30% शेयर पे करना है
शेयर वैल्यू का 130, मतलब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूं, डीपीआर जो है वो 30% है, ठीक है। डीपीआर आपका 30% है, शेयर वैल्यू मतलब ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर जो है 130 है, एंड आईआरआर 5% दर्शाया गया है यहाँ पे। तो आईआरआर 5% है, और सॉरी आईआरआर 5% नहीं, आपको जी जो है वो 5% दर्शाया गया है। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे होते ही हैं, लेंदी प्रोसेस होता है। तो केवल ये समझना है आपको कि डीपीआर आपको 30% है, अर्निंग पर शेयर 130 दिखाया गया है, जी 5% है, और के ई आईआरआर और के ई गॉर्डन मॉडल में सेम रहेगा, ठीक है। तो 12% है। तो आपको इसमें डिविडेंड पर शेयर पहले निकाल लेना है, उसका फॉर्मूला मैंने दिखाया था पहले, और उसके बाद तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा स्टेप फर्स्ट में, चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो आप क्या निकालोगे, मैं ही निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 30% डीपीआर बताया गया है, डीपीआर 30%, तो हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना है 130 का 30%, 39 रुपीज आपका डीपीएस हो गया। अब तो और आसान हो गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो वेल्लो से ही देखते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है, एमपीएस, और आपको पता है एमपीएस इक्वल टू डी बाय के ई है माइनस जी है। तो डी हमारा आ गया है 39, एंड ग्रोथ रेट 5 है, आईआरआर 20 है, तो 0.120 नहीं 12 है, 0.12 माइनस 0.05 जो आएगा वो आपका ग्रोथ का होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, 39 डिवाइडेड बाय 0.07। चलो अब इससे आगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं ही कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ₹557.1 इस प्राइस इस कंपनी के शेयर का वैल्यू हुआ, करंट वैल्यू आज के डेट का वैल्यू है। अब चलते हैं हम लोग यूजीसी नेट के द्वार पे कि भैया आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, फॉर्मूला समझा दिया, न्यूमेरिकल्स बनाने समझा दिए। अब उसी कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल और फॉर्मूला के बेस पे पीवाईक्यू जो मैंने डाले हैं उसे सॉल्व करना है। तो पहला जो पीवाईक्यू है वो 2019 के 4 दिसंबर को जो एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग। तो थ्योरी दिए गए हैं और डिविडेंड के कॉन्स्ट्रक्ट दिए गए हैं, मतलब कि कौन सा थ्योरी किन्होंने दिया। अब बताओ, बर्ड इन हैंड मैंने अभी बताया है कि बर्ड इन हैंड थ्योरी किन्होंने दिया, भैया गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन साहब ने बर्ड इन हैंड दिया। तो गॉर्डन मॉडल बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट इनका था। अब इरिलेवेंट ऑफ डिविडेंड मैंने फर्स्ट में बताया है कि डिविडेंड दो टाइप के हैं, डिविडेंड का जो अप्रोच है वो दो टाइप के हैं, एक रिलेवेंट है एक इरिलेवेंट है। और रिलेवेंट में वाल्टर गॉर्डन साहब आते हैं, और इरिलेवेंट में मोदी मिलानी गीलर साहब आते हैं। तो मोदी मिलानी गीलर एमएम थ्योरी ये आएगा। अब क्या है कि इंटर डिपेंडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन।
तो सही है भैया। हमारा वाल्टर साहब क्या कहते हैं कि डिविडेंड डिसीजन ही तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये वाल्टर का जाएगा। और टैक्स कंसिडरेशन ई डिविडेंड डिसीजन का ये लेंटर मॉडल में जाएगा। तो ये हमारा सही मैच है। दूसरा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में दिसंबर 2013 में पूछा गया है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें कि डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस इज इंप्लॉयड इन। फिर वही है कि इररिलेवेंट थ्योरी जो है किन्होंने पेश किया, आसान भाषा में ये है। तो भैया मोदी मिलानी मिलर साहब जो हैं उन्होंने ये इररिलेवेंट थ्योरी दिया। अब एक क्वेश्चन और है जो दिसंबर 2015 में ऑनलाइन से पहले पूछा जाता था ऑफलाइन में। तो डिविडेंड इज नॉट रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड इन द ओपिनियन। अब बताओ डिविडेंड जो है वो रिलेवेंट नहीं है इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड इन द ओपिनियन। नॉट रिलेवेंट मीन्स कि इरिलेवेंसी, फिर इरिलेवेंसी थ्योरी आ गया। और इसमें देखना है तो मोदी गिलानी मिलर, बड़ी क्वेश्चन आया है मोदी गिलानी मिलर साहब से, क्योंकि ये डिविडेंड को मानते ही नहीं है, कहते हैं डिविडेंड दे दो या नहीं दो, कितना देना है। अब 2018 का एक क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को किसने इजाद किया, किनके द्वारा ये दिया गया, प्रपोज किया गया। तो फॉर्मूला है P0 इक्वल टू D बाई KE प्लस R इंटू E माइनस D बाई KE बाई KE। अब इसमें कंफ्यूजन की बात यह है कि P0 दिखाया गया है और हम लोगों ने पढ़ा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर MPS, तो कंफ्यूज नहीं होना है भैया, ये भी MPS ही है, P0 भी MPS ही है। और ये डिविडेंड है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, फिर EPS है, डिविडेंड पर शेयर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और ये फॉर्मूला क्या है, तो ये वाल्टर साहब के द्वारा दिया गया है। अब इसमें देखना है कि वाल्टर हैं, जेम्स E वाल्टर साहब यहाँ पे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब एक समरी कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने आज पढ़ा डिविडेंड थ्योरी, जिनके दो पार्ट, दो अप्रोचेज हैं, एक रिलेवेंसी का, एक इरिलेवेंसी का। अब इरिलेवेंसी जो है वो मोदी गिलानी मिलर साहब के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि फर्म की वैल्यू अर्निंग पावर पे, डिविडेंड देने पे फर्म की वैल्यू जो है वो डिविडेंड देने पे डिपेंड नहीं करती है, इनके द्वारा यही बताया गया। इसमें की फॉर्मूला यही था कि DPS कैसे निकालना है, ज़्यादातर इसमें DPR दिया गया था, रेशियो दिया गया रहता है। अब रिलेवेंसी थ्योरी में आते हैं तो उसमें वाल्टर मॉडल था और गॉर्डन मॉडल था, और ये दोनों रिलेवेंट थ्योरी हैं। इसमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना दिखाया गया, जो कि डिविडेंड पर शेयर बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस R इंटू EPS माइनस D बाई KE होल का KE होता है। इसमें था कि आपको कब पे आउट करना है और कितना पे आउट करना है, और ये डिपेंड कर रहा था कि R पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, या फिर डिविडेंड पे आउट रेशियो पे। गॉर्डन साहब ये बर्ड इन हैंड का दिए फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि भैया अगले फ्यूचर के लिए क्यों रिटर्न करके रखोगे, डिविडेंड आज ही दे दो। तो ये था हमारा डिविडेंड थ्योरी। और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ में डिविडेंड थ्योरी आ जाएगी। ये हमारा UGC नेट का 5th जो चैप्टर है उसका 5th यूनिट का है, फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे उसमें कुछ नया रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।